प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज लैंड ला के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस जो है एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के पर्पज़ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और एमसीक्यूएस के साथ साथ मुख्य जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी लेकर आया हूं। तो यूपी लैंड ला एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर एलएलबी फाइनल ईयर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उद्देश्य क्या हैं? उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करना, स्थायी एवं अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना, लोग उपयोगी भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करना, उपयुक्त सभी। कृषि वर्ष से अभिप्राय है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो यही है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा। 1 जुलाई से 30 जून तक जो वर्ष होता है उसे फसली वर्ष या कृषि वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है आप कृषि वर्ष के साथ साथ फसली वर्ष के नाम से भी पुकार सकते हैं। 1 जुलाई से 30 जून तक जो कहलाता है वो फसली वर्ष कहलाता है, और कृषि वर्ष भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। न्यास की संज्ञा किस भूमि को दी जाती है? तो उपयुक्त दोनों। पूर्वक सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं दोनों को जो है न्यास भूमि की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से जो है उपयुक्त दोनों वाला ऑप्शन सही होगा। अब कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि इसमें दिया है, यूपी राजस्व संहिता में कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय हैं। यूपी राजस्व संहिता की कुल धाराएं कितनी है? 234 धाराएं हैं। संहिता का लागू होना धारा 2 में दिया गया है। संहिता का विस्तार या प्रारंभ किस में दिया? धारा 1 में दिया है। संहिता में वर्णित शब्दों की परिभाषाएं धारा 4 में दी हैं। संहिता के नए क्षेत्रों को विस्तार धारा किस में दिया गया है? धारा 3 में दिया गया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया इससे भी कई क्वेश्चन जो हैं आपके बन सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसे भी आपके कई ऑप्शन बन सकते हैं। कृषि से तात्पर्य, कृषि का तात्पर्य क्या है? केवल खेती करना, सभी कृषि तत्सम कार्य करना, केवल बागवानी करना, केवल शारीरिक श्रम करना। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन जो भी सही है, ऑप्शन ए केवल कृषि करना, ऑप्शन बी खेती करना, ऑप्शन सी ऑप्शन ए केवल खेती करना, ऑप्शन बी सभी कृषि तत्सम कार्य करना, केवल बागवानी करना, केवल शारीरिक श्रम करना। तो ये 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको टिक बताना है, और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट के माध्यम से बताना है कौन सा। केवल खेती कार्य करना, सभी कृषि तत्सम कार्य करना, केवल बागवानी करना, केवल शारीरिक श्रम करना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। सीमा आरोपण अधिनियम में जोत का उल्लेख है धारा 3(9) में। धारा 3(9) में अधिकतम क्षेत्र सीमा आरोपण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? अधिकतम क्षेत्र जो है सीमा आरोपण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? 316 में। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? 1 और 3 मंगलवार को, यानी महीने के प्रथम और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। बिखरी जमीन को एकत्रित करने की प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसे ही चकबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। चकबंदी विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? चकबंदी विभाग। ठीक है, 4 ऑप्शन आ सकते हैं, 4 में से यही चकबंदी विभाग पे आप टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? 8 मार्च 1954 को। अधिकतम जोत सीमा अधिनियम कब लागू हुआ? 1960 को। अब इसकी धारा 316 में जोतदार परिभाषित किया गया है, 3(6) में परिवार, 3(9) में जोत को परिभाषित किया गया। बाग की भूमि किस धारा में आती है? धारा 3(8) में। ऊसर भूमि पर उगे वृक्षों को क्या कहा जाएगा? बाग नहीं कहा जाएगा। अर्थात ऊसर भूमि पर जो वृक्ष उग जाते हैं उन्हें बाग कहा जाएगा? नहीं, बाग नहीं कहा जाएगा। अर्थात ऑप्शन में अगर ये आता है बाग नहीं कहा जाएगा तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम किस धारा में परिभाषा का प्रावधान किया गया? धारा 3 में परिभाषाओं का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 कब पारित हुआ? तो 4 मार्च 1954 को जो है ये पारित हुआ। इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें समझने हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 कब पारित हुआ? तो 4 मार्च 1954 को। इसमें कुल धाराएं 54 हैं, कुल अध्याय 5 हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या करना है? कृषि का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास करना। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो निम्नवत हैं। धारा 416 में राजस्व न्यायालय शब्द की परिभाषा है। धारा 206 में सिविल एवं राजस्व न्यायालय की आधिकारिकता के बारे में बताया गया है। धारा 207 में प्रथम अपील के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 208 में द्वितीय अपील, यानी धारा 207 में प्रथम अपील, 208 में द्वितीय अपील। ये पास में आप याद कर सकते हैं, एक साथ याद कर सकते हैं। 206 को भी एक साथ याद कर सकते हैं, सिविल एवं राजस्व न्यायालय की आधिकारिकता और प्रथम अपील, द्वितीय अपील। तो इसको जो है क्रमवार ट्रिक से याद किया जा सकता है। 210 में राजस्व न्यायालय की अभिलेख मांगने की जो शक्ति है वो 210 धारा 210 में दिया गया है। अब आगे ऑप्शनली हैं, MCQS टाइप का ये। धारा 207 के अनुसार अपील के निस्तारण की अवधि दाखिल करने की दिनांक से कितने मास की होगी? 6 मास की होगी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 208 की उपधारा 3 के अनुसार द्वितीय अपील दाखिल करने की परिसीमा काल से ऐसे आदेश या डिग्री के पारित किए जाने के दिनांक से कितने दिन की है? 90 दिनों की है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रय की गई जमीन का दाखिल खारिज करेगा? राजस्व न्यायालय करेगा। क्वेश्चन नंबर 28, तहसील का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। कलेक्टर कहाँ का न्यायिक अधिकारी होता है? कलेक्ट्रेट का होता है। राजस्व न्यायालय में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? दाखिल खारिज से संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित कार्य, जमीन के कब्जे से संबंधित कार्य, माल गुजारी व सिंचाई से संबंधित कार्य, यानी उपयुक्त सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब चलाई गई? 5 अक्टूबर 2004 को। इस पर टिक कर लें। धारा 207 के अधीन अपील में पारित डिग्री या आदेश पर डिग्री के दिनांक से कितने दिन में होगी? 30 दिन में होगी। धारा 207 में। राजस्व न्यायालय का संबंध किससे है? राज्य से है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000 से एक स्थानीय विधि है, ये उत्तर प्रदेश की है, तो इसका संबंध राज्य से होगा क्योंकि ये स्थानीय विधि है और राज्य क्षेत्र का विषय है। कमिश्नरी का राजस्व न्यायालय कमिश्नरी का राजस्व न्यायालय अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर आयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब बनाया गया था? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लगान को स्थगित करने का प्रावधान धारा 159 में दिया गया है। निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य, तहसीलदार। तो राजस्व अधिकारी नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य। लगान भूपति तथा आसामी के बीच किसके द्वारा निर्धारित होता है? लगान भूपति तथा आसामी के बीच किसके द्वारा निर्धारित होता है? संविदा द्वारा। भू राजस्व को और किन नामों से जाना जाता है? लगान, मालगुजारी, लगान और मालगुजारी, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, लगान और मालगुजारी के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(7) में भू राजस्व से क्या तात्पर्य है? मालगुजारी। उत्तर मालगुजारी। क्वेश्चन नंबर 43, भू पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? भू राजस्व। ब्रिटिश काल में सरकार व काश्तकार के बीच की इकाई कौन थी?
जमींदार। जमींदार के द्वारा दिया गया भूमि कर क्या कहलाता है? लगान। धारा 154 भू राजस्व के अवधारण के प्रयोजन से भूमिधरों को कितनी श्रेणी में रखा गया? 3 श्रेणी में। भूमिधर द्वारा देय राजस्व के बारे में प्रावधान किस धारा में किया गया? धारा 154। भू राजस्व संहिता की धारा 170 में प्रावधान बकाये की वसूले की प्रक्रिया। भू राजस्व संहिता की धारा 170 में किसका प्रावधान है? बकाये की वसूली की प्रक्रिया का प्रावधान है। भू राजस्व किसके द्वारा निर्धारित होता है? विधि द्वारा। लगान की अदायगी ना होना किसका एक आधार है? बेदखली का एक आधार है। तो इस प्रकार ये 50 क्वेश्चंस थे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आता है। अधिक से अधिक टॉपिक और लेकर आऊँगा। पूरी कोशिश रहेगी आपकी अधिक से अधिक हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद।